हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग अनुसूचियों को देखेंगे कि संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सभी अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं अनुसूची। अनुसूची, ठीक है। अनुसूची को इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है, SCHEDULES, ठीक है। इतना को ध्यान रखिए कि अनुसूची है और अनुसूची को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेड्यूल, SCHEDULES, शेड्यूल, ठीक है। कुछ इसके हम फैक्ट को देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल संविधान, जो मूल संविधान है, मूल संविधान, ठीक है। मूल संविधान का मतलब क्या हुआ? मूल संविधान का मतलब हुआ कि जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में कितनी प्रकार की अनुसूचियां थी, मतलब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 प्रकार की अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में कितनी प्रकार की अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी प्रकार की हैं? ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 12 है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकंड अनुसूची में क्या है, थर्ड अनुसूची में क्या है, फोर्थ में, इस प्रकार 12 तक हम लोग देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम अनुसूची की। तो आप लोग लिखिए हेडिंग प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, ठीक है। देखिए, प्रथम अनुसूची में 2 प्रकार की बातें बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम अनुसूची में 2 प्रकार की बातें बताई गई है। पहला है, इसमें कहा गया है कि लिखिएगा आप लोग, राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है। प्रथम अनुसूची में पहली बात है राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। मतलब प्रथम अनुसूची में बताया गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्यों का नाम किस अनुसूची में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि राज्यों का जो नाम है, जैसे मान लीजिए बिहार, ठीक है। तो बिहार राज्य का नाम किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। इसमें बताया गया है कि राज्यों के नाम का मतलब प्रथम अनुसूची, उनके राज्य क्षेत्र, मतलब जो बिहार का जो क्षेत्रफल है, मतलब जहाँ तक इसकी बिहार की जो सीमा है, तो इस सब के बारे में ओवरऑल देखा जाए तो प्रथम अनुसूची में बताया गया है। प्रथम अनुसूची में एक और बात बताई गई है, ये बताई गई है संघ राज्य क्षेत्रों के, लिखिएगा आप लोग, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, और उनकी सीमाएं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए कि प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में पहला लिखिए राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, और दूसरा लिखिए संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। समझिए आप लोग, प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों के नाम और उनका राज्य क्षेत्र, और दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र। होता है, आपको मालूम है ना कि केंद्र शासित प्रदेश भी होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि इस पे केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप है, तो ये सब जो है इस पे केंद्र शासित है, इनका भी जो उल्लेख है प्रथम अनुसूची में है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? सबसे पहले राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, और दूसरा है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड अनुसूची को देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची या द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची। हर चीज का इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। अनुसूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल, SCHEDULES, ठीक है। मूल संविधान में कितनी प्रकार अनुसूचियां थी? 8 प्रकार की। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी अनुसूची को हम देखते हैं। दूसरी अनुसूची में ये बताया गया है कि, लिखिए आप लोग हेडिंग, तीर का चिन्ह लगाकर लिखिए आप लोग, इसमें निम्नलिखित
पदाधिकारियों के निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पदाधिकारियों को वेतन भत्ता और जो पेंशन दिया जाता है उससे जुड़े प्रावधान किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और पेंशन का जो प्रावधान है वह दूसरी अनुसूची में है। तो पहला लिखिए इसमें भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति पदाधिकारी इसमें लिखा हुआ है ना कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है, भत्ता जो है, पेंशन जो है, इसका वर्णन किस अनुसूची में है? तो सेकंड अनुसूची में ध्यान रखिएगा। फिर है 2 नंबर पे राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यों के राज्यपाल। 3 नंबर में है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। इसमें आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का भी जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, इसका वर्णन किस अनुसूची में है? सेकंड अनुसूची में। 4 नंबर में दीजिएगा राज्यसभा के, लिख लीजिएगा आप लोग, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका भी जो पेंशन आदि से जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है? सेकंड अनुसूची में, ठीक है। 5 नंबर में राज्य विधानसभाओं के, देखिए राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। सॉरी, हम गलती लिख दिए थे। राज्यसभा में क्या होते हैं? सभापति और उपसभापति होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। जिस पर केंद्र स्तर पर 2 प्रकार की संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी है। एक राज्य विधानसभा है और एक राज्य विधान परिषद है, ठीक है। इन सबका जो वर्णन है इसमें बताया गया। तो राज्य विधान परिषद के सभापति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। उसी प्रकार राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा आप, राज्यसभा में और राज्य विधान परिषद में, ध्यान दीजिए विधान परिषद है, सभापति और उपसभापति है। यहाँ पे लिख लीजिएगा उपसभापति, ठीक है, उपसभापति हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनका भी जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, वेतन भत्ता पेंशन, इनका प्रावधान किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर में देखते हैं किनका है, तो इनमें है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। और 9 नंबर में है, यहाँ पे लिख लीजिएगा भारत के नियंत्रक। ये सब आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग कि सब क्या होता है, तो अभी आप लोग देख लीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो ये सब है, इनका जो वर्णन है सेकंड अनुसूची में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें मैंने लिखा कि निम्नलिखित पदाधिकारी के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किसके? भारत के राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, मतलब
सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो पेंशन है, वेतन है, भत्ता है, उस सबको सेकंड अनुसूची में वर्णित किया गया है। उसी प्रकार महालेखा परीक्षक और राज्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन भी, जो वेतन दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, मंथली जो भी हो, सैलरी जो दिया जाता है, तो उनका वर्णन सेकंड अनुसूची में। क्लियर है? क्या बताए? प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनका राज्य क्षेत्र है, ये तो याद है आपको, मैंने बताया था। और सेकंड में पेंशन आदि से जुड़े हैं। अब हम देखते हैं तीसरा अनुसूची। आइए देखते हैं तीसरा अनुसूची। तो आप लोग हेडिंग डालिए, तीसरा अनुसूची। अनुसूची इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड्यूल। अभी तक हम लोग क्या देखा? प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम, आपको याद करवा रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। राज्यों के नाम और उनका मतलब राज्य क्षेत्र, मतलब कहाँ तक इनका क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा। जैसे बिहार का कहाँ तक क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का कहाँ तक क्षेत्रफल, इन सबका प्रथम अनुसूची में है। दूसरा अनुसूची, और इसमें एक और बात बताई गई है कि जो संघ शासित संघ क्षेत्र जो है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है, उनका भी बताया गया है। दूसरा अनुसूची में हमने देखा सब पेंशन आदि के बारे में, पेंशन, भत्ता, इन सब के जो वर्णन है वो सेकंड अनुसूची में है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, महालेखा नियंत्रक परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और सब, इन सबका वर्णन जो है किस अनुसूची में है? सेकंड में। अब हम देखते हैं तीसरा अनुसूची। लिखिएगा, इसमें लिखिए, इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों या लिखिएगा, या प्रतिज्ञानों, सब आगे समझाएंगे ये सब क्या चीज है। प्रतिज्ञानों का प्रारूप, ठीक है। तीसरा सूची में बताया गया है, इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों का। निम्नलिखित पदाधिकारियों, तो देखते हैं कौन कौन से पदाधिकारी हैं जो शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञान, मतलब जो भी है उनका, तो उनका नाम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है संघ के मंत्री। ध्यान दीजिएगा, संघ के मंत्री ये जो शपथ लेते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो संघ के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो जो शपथ लेते हैं, संघ के जो मंत्री हैं वो शपथ लेते हैं, तो उनका शपथ का जो वर्णन किस अनुसूची में है? तो तीसरा अनुसूची में है। क्लियर है? सेकंड में संसद के चुनाव के प्रत्याशी, ठीक है। संसद में जो चुनाव होता है, मतलब सांसदों के जो प्रत्याशी होते हैं, सांसद नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो संसद है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उनका जब चुनाव होता है, तो जो प्रत्याशी जो जीत के जो जाते हैं, तो उनका जो शपथ का वर्णन है तीसरा अनुसूची में, ठीक है। फिर देखते हैं संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और जो शपथ लेते हैं, तो किस अनुसूची में उनका वर्णन है? तीसरा अनुसूची में, ठीक है। फिर देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, टर्म ये सब आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वो जो शपथ लेते हैं, शपथ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ओथ। ध्यान रखिएगा, आपको शपथ को इंग्लिश में OATHS, शपथ को इंग्लिश में ओथ से बोला जाता है, ठीक है, ओथ, OATH। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और जो शपथ लेते हैं, तो इनका शपथ का जो वर्णन है किस अनुसूची में है?
तो तीसरा अनुसूची में है। थर्ड शेड्यूल, इंग्लिश में शेड्यूल बोलाते हैं, इंग्लिश में शेड्यूल बोला, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आगे देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है, इसका कैसे चुनाव होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आप जानिए कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो शपथ होता है तीसरा अनुसूची के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। 6 नंबर में लिखिए, राज्यों के जो मंत्री होते हैं उनका भी जो शपथ है उन्हीं के तहत होता है, ठीक है। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं उनका भी जो शपथ होता है इसी के अंतर्गत होता है। फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, इनका भी जो शपथ होता है तीसरा अनुसूची के अंतर्गत होता है। और एक लास्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्लियर है आपको? देखिए तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ के बारे में बताया गया है। राज्य के संघ के जो मंत्री होते हैं, संसद के चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसी प्रकार राज्यों में देखा जाए तो राज्यों के जो मंत्री होते हैं, राज्य विधानमंडल के चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबका जो शपथ होता है, क्वेश्चन पूछेगा तो किस अनुसूची के अंतर्गत, थर्ड अनुसूची के अंतर्गत, तीसरा अनुसूची के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, जैसे मान लीजिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो शपथ होता है उस शपथ का वर्णन किस अनुसूची में है, तो क्या बताइएगा आप, तीसरा अनुसूची, ठीक है। अब हम लोग चौथा अनुसूची को देखते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए, चौथा अनुसूची, चौथी लिखिएगा, चौथी अनुसूची, ठीक है। देखिए चौथी अनुसूची में लिखिए, इसमें है राज्यों, लिखिएगा आप लोग, हम समझाएंगे इसको, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बंटवारा या आवंटन हम लोग लिख सकते हैं, आवंटन। ध्यान दीजिएगा, चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची में बताया गया है। देखिए आपको मालूम है कि संसद जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में राज्यों से और राज्य क्षेत्रों से, राज्य क्षेत्रों का मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य आएंगे, समझ रहे हैं आप। राज्यों से, जैसे मान लीजिए कि बिहार से, ठीक है, बिहार से, और केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए मतलब दिल्ली से। तो इन क्षेत्रों से राज्यसभा के सदस्य हैं, कितने सदस्य आएंगे राज्यसभा में, इनका जो वर्णन है चौथी अनुसूची में है। तो वही लिखा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब किस क्षेत्र से, किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने मतलब क्या, कितने सदस्य आएंगे, वो इसका वर्णन जो है चौथी अनुसूची में, ध्यान दीजिए, इसका वर्णन जो है चौथी अनुसूची में है, स्थानों का आवंटन किया गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि मतलब बिहार राज्य से कितने सदस्य आते हैं, बिहार राज्य से, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही जानिए, ठीक है। चौथी अनुसूची क्लियर है कि इसमें मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य आएंगे, मतलब स्थानों का जो आवंटन है
चौथी अनुसूची में किया। जैसे मान लीजिए कि बिहार से, याद रखिएगा, बिहार से 16 सदस्य, 16 सदस्य, आगे बताएंगे कैसे इसका चुनाव होता है, कैसे सदस्य आते हैं, राज्य आगे बताएंगे। तो बिहार से 16 सदस्य जो है राज्यसभा में आते हैं। तो इन सबका जो वर्णन है वो किसमें बताया गया है, चौथी अनुसूची में। अब हम देखते हैं पांचवी अनुसूची, लिखिए पांचवी अनुसूची, ठीक है। पांचवी अनुसूची में लिखिएगा आप लोग, इसमें लिखिए आप लोग अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया कि अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जो जनजाति होते हैं, आपको बताएंगे अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, अनुसूचित जनजाति क्या होता है। तो मतलब उनके जो प्रशासन, जो नियंत्रण जो है, मतलब उनके क्षेत्र से जो प्रावधान है और पांचवी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं छठी अनुसूची, लिखिए आप लोग छठी अनुसूची, ठीक है। इसमें लिखिए आप लोग असम, ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक है। हमने देखा पांचवी अनुसूची में, हमने देखा कि जो अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जो जनजातियां होती हैं, एससी एसटी जो भी हैं, एसटी नहीं एससी जो होती हैं, तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान पांचवी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। और छठी अनुसूची में बताया गया है कि राज्य का नाम याद रखिएगा, असम, 4 प्रकार की है, ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। राज्य का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातियां होती हैं, जनजातियां क्या होती हैं, जो सबसे पिछड़ी होती हैं, समझ रहे हैं आप ना, जो सबसे पिछड़ी होती है, मतलब उनके पास क्या, उनके पास मतलब बिजली, पानी, घर, इन सब की जो कमी होती है, उनके पास उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं रहती है, तो उनको पिछड़ी हुई मतलब साबित किया जाता है कि वो पिछड़ी हुई है, ठीक है। तो जनजातियां होती हैं, तो ये जनजातियां जो होती हैं असम में, मेघालय में, त्रिपुरा और मिजोरम में पिछड़ी हुई जनजातियां हैं। तो उन सब का जो रख रखाव जो है, प्रशासन जो है, इसका जो वर्णन है छठी अनुसूची में। ध्यान दीजिएगा, पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का, और छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छठी अनुसूची है। अब हम देखते हैं सातवीं अनुसूची, हेडिंग डालिए आप लोग, सातवीं अनुसूची, ठीक है। सातवीं अनुसूची में लिखिए आप लोग संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची बता रहे हैं आपको, तो लिखिए आप लोग समवर्ती सूची में शामिल विषय, ठीक है। सातवीं सूची में बताया कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, इन सब का जो वर्णन है सातवीं सूची। अब हम देखते हैं सूची क्या है, देखिए बता दें आप लोग सूची।
सूची 3 प्रकार की होती है। पहला होता है संघ सूची, ठीक है, दूसरा होता है राज्य सूची, आगे विस्तार में बताएंगे आप लोग आपको, और तीसरा होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए संघ सूची में जितने भी विषय हैं, आगे बताएंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। मतलब अभी मान के चलिए कि संघ सूची में अभी 100 प्रकार के विषय हैं, 100 विषय, मतलब विषय का मतलब टॉपिक, आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं समझने के लिए। तो संघ सूची में 100 ऐसा टॉपिक है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार केवल कानून बनाएगी। संघ सूची में 100 बताएंगे, 100 विषय कौन कौन से आगे बताएंगे। तो इस पे क्या, इस पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में अभी जो है 61 विषय हैं, 61 विषय, ध्यान दीजिएगा। राज्य विषय में 61 ऐसे टॉपिक हैं जिस पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बनाएंगी, बस केवल राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या होता है, समवर्ती सूची में अभी 52 है, 52 टॉपिक हैं या 52 विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। सूची समझ रहे हैं आप लोग। सूची 3 प्रकार का होता है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची के विषय पर अभी ये 100 है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, 61 विषय हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों बनाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। आगे विस्तार में बताएंगे आपको, अब इतना समझ लिए। हाँ, और इन सबका जो वर्णन है, इन सबका जो वर्णन है किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। क्लियर है, इन सबका जो वर्णन है 7वीं अनुसूची में है। अब हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची क्या है। हेडिंग डालिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, अनुसूची इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेड्यूल, याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें लिखिए संविधान द्वारा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, भाषाओं की सूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा जितने भी मान्यता प्राप्त भाषा है उन सबका जो लिस्ट है वो किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं, 22, ध्यान रखिएगा, 22 है। और मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था, ठीक है, उस समय 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं। 14 भाषाएं का मतलब क्या है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 14 भाषाओं के बताएंगे ऐसी भाषा कौन कौन सी है। तो 14 भाषाओं के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थी जब संविधान बना था, लेकिन वर्तमान में 22 ऐसी भाषा हैं जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इन सबका जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में है। क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है। सब याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि ऐसी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा असमिया, असमिया, बांग्ला, ये सब भाषाएं हैं, ठीक है। बोडो, डोगरी, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, सिंधी के बाद है तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, तथा
उर्दू। समझिए आप लोग क्या बताया, मैंने बताया कि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, पहले जो है जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी जिसे मान्यता प्राप्त था संविधान द्वारा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम। याद भी रख सकते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई जरूरी है नहीं कि ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषा है संविधान द्वारा, ठीक है, जिसका वर्णन 8वीं अनुसूची में है। तो मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तेलुगु तथा उर्दू। ध्यान दिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एक भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी, तो भोजपुरी भाषा क्या 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है? नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करें कि इसमें वर्णन नहीं है, क्योंकि कहाँ इसमें भोजपुरी है, 22 भोजपुरी भाषा नहीं है, तो ये भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब हम 9वीं अनुसूची को देखते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची, ठीक है। देखिए सबसे पहले मूल संविधान में कितनी प्रकार की अनुसूचियां थी? 8 प्रकार की, याद है ना, और वर्तमान में है 12। तो जो 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं थी, 11वीं और 12वीं जो भी है, तो इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। मूल संविधान में 8 ही प्रकार की अनुसूचियां थी, ठीक है। अब हम 9वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है? सबसे पहले आप लिखिए ऐसे, जोड़ा गया, जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? प्रथम संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तब सबसे पहले क्वेश्चन ये याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 1951 में। मूल संविधान में 8 प्रकार की अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 9वीं अनुसूची जो है ये कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, 9वीं अनुसूची में क्या है, तो आइए देखते हैं। इसमें लिखिए, इसमें यह था कि भूमि सुधारों, इसमें यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले जो भी अधिनियम थे, जो भी बनाए जाने वाले जो भी अधिनियम थे, अधिनियम को न्यायालय के, लिखिए पहले हम समझाते हैं, न्यायालय के पुनर्विलोकन, न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। समझिए, 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि देखिए, जब हमारा देश था, जब देश हमारा आजाद हुआ, तो उसमें केंद्र सरकार ने क्या किया कि पहले जमींदारी प्रथा थी, आपको मालूम हुआ जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में यह था कि बहुत सारे गांव के जो जमींदार होते थे, उनके पास टोटल गांव की जमीन होती थी, 50-60 बीघा, 200 बीघा जमीन रहती थी। तो सरकार ने क्या किया, इस प्रथा को खत्म कर दिया, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। अब ये जमीनें थी 50-60 बीघा जो भी था, वो सबके लिए कर दिया, मतलब उसको हटा दिया गया, जमींदार को हटा दिया गया। अब ये जो जमीन थी, अब ये जो गरीब था जिसके पास जमीन नहीं थी, अब ये जमीनें उसको आवंटित की गई, उसको बांटी गई, ठीक है, जमींदारी प्रथा थी। तो जब सरकार ने, जब देश आजाद के बाद ये भूमि स्व जमींदारी उन्मूलन के लिए जो भी कानून बनाए गए थे, जो भी कानून बनाए गए थे,
तो उसमें कहा गया कि न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। अब जो भी कानून बनाया गया तो उसमें यह कहा गया कि न्यायालय जो है इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, जब जमींदारों का जब जमीन छीना गया, ठीक है, तो ये लोग कहा गया, इस लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि देखिए सरकार हमारी जमीनें छीन रही है, ठीक है, और जमीनें छीन रही है तो सरकार पैसा भी नहीं दे रही है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है और गांव का कोई जमींदार है, ठीक है, उसके पास 100 बीघा जमीन है, ठीक है, लेकिन जब जमींदारी प्रथा खत्म किया जा रहा था, उन्मूलन मतलब किया जा रहा था देश आजाद होने के बाद, तो ये जमींदार था, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। मान लीजिए इसने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि सरकार जो है मेरी जमीन छीन रही है, ठीक है। उस समय क्या था, आर्टिकल 31 मूल अधिकार, मालूम है, पढ़ाएंगे आपको आगे हम। आर्टिकल 31 में था कि पर संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, अब इसको हटा दिया गया, ये मौलिक अधिकार था। तो इसी के तहत ये जो जमींदार था सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि मेरी जो जमीन है वो सरकारें छीन रही है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची का जोड़ा। इसमें कहा गया कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए जो भी कानून बनाया जाएगा उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस कानून जो बनाया जाएगा। तो समझ गए, इसमें यही था। तो 9वीं अनुसूची में क्या था कि प्रथम संविधान 1951 द्वारा जोड़ा गया भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन के बनाए जाने अधिनियम को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। समझ गया आपको, मतलब न्यायालय अब ये नहीं कह सकती कि आप इसकी जमीन को क्यों छीन रहे हैं, जमींदार का जो जमीन आप क्यों छीन रहे हैं, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, बस यही है, ठीक है। अब देखिए इसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण केस था, उस केस का नाम लिखिए आप लोग, वामन राव केस। आगे बताएंगे अच्छे से। वामन राव केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वामन राव केस 1981 लिखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक और केस हुआ था वामन राव से पहले एक केस हुआ था केशवानंद, ये आगे बताएंगे आपको, केशवानंद भारती मामला। इसमें कहा गया था कि 24 अप्रैल, यहाँ पे लिख रहे हैं 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद, इसके बाद अगर 9वीं अनुसूची में कोई विषय शामिल किया जाता है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। नहीं समझे आप, देखिए 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के जो भी कानून बनाए जा रहे थे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन वामन राव केस 1981, ठीक है, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून है अगर वो 9वीं अनुसूची में है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। इसमें कहा गया कि न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन न्यायालय ने फिर बाद में कहा 1981 में कहा, वामन राव केस में कहा कि 24 अप्रैल 1973 क्या है, केशवानंद भारती मामला। आगे विस्तार से बताएंगे आपको ये केस क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बताएंगे आपको। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद ये जो है इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, न्यायालय इसकी समीक्षा की जा सकती है, न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकती है कि इसमें जो कानून बनाए गए हैं वो सही है या गलत, ठीक है। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची, हेडिंग डालिए 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची में लिखिए, इस सबसे पहले देखिए इसको कब जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया 52
संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है फर्स्ट संशोधन, पहला संशोधन, प्रथम संशोधन कब? 1951। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? पहला संशोधन द्वारा। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है, इसमें लिखिए आप लोग, इसमें दल बदल के आधार पर बताएंगे आपको दल बदल क्या है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं, देखिए पहले, संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्हरता, निर्हरता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित उपबंध है। उपबंध, उपबंध मतलब उसका वर्णन जो है, उपबंध का मतलब वर्णन है, ठीक है। तो 22वीं अनुसूची को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन द्वारा और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1985 द्वारा। इसमें कहा गया है कि इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित उपबंध है। दल बदल बताएंगे आपको क्या है, बस अभी इतना याद रखिए। इसमें जो दल बदल का जो कानून है, इसका जो वर्णन है 10वीं अनुसूची के आधार पर है। दल बदल याद रखिए, आगे बताएंगे कि दल बदल क्या चीज है। तो इसका जो वर्णन है 10वीं अनुसूची में। अब आप लोग हेडिंग डालिए 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया ये भी देख लेते हैं। इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985। ध्यान दीजिएगा, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। इसमें है, इसमें पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां बताई गई हैं। बताई गई हैं, ठीक है। इसमें 11वीं अनुसूची क्या है? इसमें पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को गलती चीज बताया, आप लोग सॉरी इसके लिए। देखिए जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, ये कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। सॉरी इसके लिए, 52वें संविधान संशोधन नहीं जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था 1992, ठीक है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखिए। देखिए 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? ध्यान रखिए, बता दे रहा हूँ आपको। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया, प्रथम संशोधन 1951, ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? प्रथम संशोधन। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन कब? 1985, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है 73वें। ये सब फैक्ट है, कहीं लिख के इसको रख दीजिएगा सामने, या तो लिख के चिपका दीजिएगा दीवार पे। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992, ठीक है। इसमें क्या है? 11वीं सूची क्या है कि इसमें पंचायत की जो शक्तियां हैं, जो आपको मालूम होगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, ठीक है। तो पंचायतों का जो गठन होता है, ठीक है, ये तो आर्टिकल 40 की बात है। लेकिन 11वीं अनुसूची में बताया गया है कि पंचायत की जो शक्तियां होंगी, वो जिम्मेदारियां होंगी, वो किस अनुसूची में बताया गया है?
11वीं अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हम हेडिंग डालते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची, इसमें क्या, ये कब जोड़ा गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 74वें संशोधन द्वारा। 74वें संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची जो है 1992 में ही जोड़ा गया है, लेकिन 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन बताएंगे आपको कि संविधान संशोधन क्या होता है, अभी जान जाइए कि 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में क्या है, इसमें जो है नगर पालिका की शक्ति व जिम्मेदारियां, ठीक है, वह जिम्मेदारियों का वर्णन है, ठीक है। मतलब क्या, 11वीं अनुसूची में है पंचायत की जो शक्तियां होती हैं गांव लेवल पे जो होती है ग्राम पंचायत, उसकी शक्तियां जिम्मेदारियां के बारे में बताया है 11वीं अनुसूची में। और जो बड़े बड़े शहरों में जो नगर पालिका होती है, दिल्ली में, ठीक है, या अदर का मतलब छोटे छोटे शहरों में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका जो वर्णन है 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है।